अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फज़ल करम से खैरियत से होंगे। उसका उन्वान है एक उस्ताद अदालत के कटहरे में। इल्म के बारे में इंसान हमेशा सरकर्दा रहा है और आज के दौर में हसूल इल्म के लिए बहुत सी कोशिशें सही, गलत, कमज़ोर, पेचीदा, ख़मीदा सूरत इख्तियार की जा रही है। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो सारी कोशिशें हैं ये इंसान के एक बेहतर मुस्तक़बिल की नवीद के लिए यकीनन मबदू व मावन साबित होंगी। इल्म हासिल करने के लिए जब हम भाई अपने गांव से लाहौर आए तो हमारे अब्बा जी ने एक घर लेकर दिया। फ्लेमिंग रोड पर वहाँ अख्तर शरानी रहते थे। मैं चूंकि फस्तीर का तालिब इल्म था इसलिए उनके नाम से या उनके काम से इतना आशना नहीं था, लेकिन मेरे बड़े भाई उनको जानते थे और उनकी बड़ी कदर व मंजिलत करते थे। बहरहाल जहाँ हमारे अब्बा जी ने और बहुत सारी मेहरबानियाँ की थी वहाँ ये कि एक खानसामा भी दिया था जो हमारा खाना पकाता था। उसका नाम अब्दुल था। अब्दुल को ज़िंदगी में दो शौक बड़े थे, एक तो अंग्रेज़ी बोलने का, अंग्रेज़ी तफ़हीम हासिल करने का, जिसे आजकल बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी ही को इल्म समझा जाता है और अंग्रेज़ी के हसूल के लिए ही जान लड़ाई जाती। अब्दुल को भी इसका बहुत बड़ा शौक था। दूसरे उसको अच्छी कन्वेंस का बड़ा चस्का था। चाचा कभी उसे बाइक हाथ पोस्ट करने के लिए जीपीओ भेजते तो वो कहता अगर आप अपनी साइकिल दे दें तो मैं बड़ी खुशी से जाऊंगा और बड़ी खुशी से आऊंगा। उनकी साइकिल के करीब से जब हम गुजरते थे सलाम करके, लेकिन हमने भी उसे कभी हाथ नहीं लगाया था। तो अब्दुल पर वो कभी मेहरबान जरूर होते थे और वो साइकिल लेकर उनका खत पोस्ट करने के लिए फ्लेमिंग रोड से जीपीओ जाता था और मेरे हिसाब के मुताबिक 4 साढ़े 4 मिनट में वापस आ जाता था और इस हालत में सांस उसकी फूली हुई और माथे पर पसीना होता था। मैं उसकी मुस्तैदी से बहुत खुश था कि ये जो अपनी व्हीकल है इसको इतने शौक से और इतनी मुस्तैदी से इस्तेमाल करता है। एक मरतबा इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि बाजार में वो वापस आ रहा है जीपीओ से खत पोस्ट करके, इस तरह कि साइकिल का हैंडल उसके हाथ में पकड़ा हुआ है और इसके साथ बड़ी तेजी से भागता हुआ आ रहा था। उसके ऊपर सवार नहीं था। मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा अब्दुल ये क्या? कहने लगा बाजी खत आपके खत आपका आया तो जल्दी वापस आया। मैंने कहा तू साइकिल लेकर गया था? कहने लगा हाँ जी। तो मैंने कहा इस पर सवार क्यों नहीं हुआ? कहने लगा इज्जत की खातर लेकर जाता हूँ, साइकिल मुझे चलानी नहीं आती। तो आज भी तकरीबन हमारा मामला अब्दुल जैसा ही है। दूसरे इसको जब छुट्टी मिलती थी वो अंग्रेजी फिल्में देखने जाता था। माल रोड पर यहाँ 2 सिनेमा थे जिनमें अंग्रेजी फिल्में लगती थी। उसको इसकी बड़ी दीवानगी थी। अंग्रेजी सीखने का चस्का और अंग्रेजी सीखने की लगन आज ही नहीं उस वक्त भी बहुत ज्यादा थी। तो जब वो फिल्म देख के आता था तो मेरे भाई पूछते कैसी थी? कहता बहुत कमाल की थी। उसमें एक मिस थी, वो तैरती बहुत अच्छा थी, वेरी ब्यूटी। लेकिन वो फिल्में देख देख कर अंदाजे लगाता मगर उसमें इतनी इस्ताद न थी कि समझ सकता। कोई लफ्ज़ उसे अंग्रेजी का समझ नहीं आता था, ना ही वो उसका तलफ़्फ़ुज़ अदा कर सकता था, ना ही उसको बयान कर सकता था। लेकिन एक दिन मेरे भाई ने पूछा कि तू इतना वक़्त ज़ाया करता है, इतने पैसे ज़ाया करता है और इस तवज्जो और लगन के साथ अपनी ज़िंदगी मुज़व्वर की हुई है, अगर तू मुझे अंग्रेज़ी के 4 हर्फ़ बता दे, पूरे 4 अल्फ़ाज़, तो मैं तुम्हें पूरा 1 रुपया दूँगा। तो उसने कहा मेट्रो गोल्डन मेयर। उन्होंने कहा ये तो 4 नहीं हुए, 3 हुए। कहने लगा ओ चौथा भी उसने अदा कर दिया। तो वो अंग्रेजी जो वो जानता था वो किस किस्म की थी। अभी हम कोशिश कर रहे हैं और अंग्रेजी के अंदर कुछ ऐसे फंसे हुए हैं कि शेर की बोगी मारते हैं। अंग्रेजी चलती नहीं। ये तो थी बात जो बरसबिल तज़किरा आ गई। मेरा आज का जो मौजू था वो बताना नहीं चाहता था। प्रोफेसर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। जिस ज़माने में रोम में मैं लेक्चरर था, रोम यूनिवर्सिटी में, और मैं सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर था। यूनिवर्सिटी में छुट्टियां थी, गर्मियों का ज़माना था। दोपहर के वक़्त रेडियो स्टेशन पर मुझे उर्दू ब्रॉडकास्टिंग करना पड़ती थी। लौट के आ रहा था तो ख़वातीनो हज़रात, रोम में दोपहर के वक़्त सब लोग कैलुला करते थे, 4 बजे तक सोते थे और रोम की सड़कें तकरीबन खाली होती थी और कारपोरेशन ने ये इंतज़ाम कर रखा था कि वहाँ पर पानी के हौज़ लगाकर सड़कें धोते थे और शाम तक सड़कें ठंडी भी हो जाती थी, खुशगवार भी हो जाती थी, साफ़ भी हो जाती थी। तो वो सड़कों को धो रहे थे, अका-दुका कोई ट्रैफ़िक की सवारी आ जा रही थी। तो मैं अपनी गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। अब देखिए इंसान के साथ-साथ एक देसी मिज़ाज चलता है। आदमी कहीं भी चला जाए, तो मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने देखा कि गोल दायरा है और इसके ऊपर से मैं चक्कर काट कर आऊँगा। फिर मैं अपने घर की तरफ मुड़ूँगा, तो ये बड़ी बेहुदा बात है, बीच में से चलते हैं। उस वक़्त कौन देखता है?
दोपहर का वक़्त है, तो मैं बीच में से गुज़रा, वहाँ एक सिपाही खड़ा था। उसने मुझे देखा और उसने परवाह नहीं की, जाने दिया कि ये जा रहा है, ये नौजवान तो कोई बात नहीं। जब मैंने देखा शीशे में से गर्दन घुमाकर, तो कुछ मुझे थोड़ा-सा याद पड़ता है, मैं तज़न मुस्कुराया। कुछ अपनी फेट के ऊपर, कुछ अपनी कामयाबी के ऊपर। मैंने खुशी मनाने के लिए एक मुसहर का फूल उसकी तरफ फेंका। जब उसने ये देखा कि उसने मेरी इज़्ज़त की है, तो उसने सीटी बजा के रोक लिया। अब वहाँ पर सीटी बजना मौत के बराबर था और रुकना भी। मैं रुका, वो आ गया और आगे खड़ा हो गया। पहले सैल्यूट किया। वलायत में रिवाज है कि जब भी आपका चालान करते हैं, आपको पकड़ना होता है, तो सबसे पहले आकर सैल्यूट मारते हैं। तो उसने खड़े होकर सैल्यूट मारा। अब मैं अंदर थर-थर काँप रहा हूँ। शीशा मैंने नीचे किया, तो मुझे कहने लगा कि आपका लाइसेंस? तो मैंने उससे कहा कि मैं ज़ुबान नहीं जानता। उसने कहा चंगी भली बोल रहे हो। मैंने कहा मैं नहीं जानता, तुम ऐसे ही झूठ बोल रहे हो। मैं तो नहीं जानता हूँ। उसने कहा नहीं, आप अपना लाइसेंस दें। तो मैंने कहा फ़र्ज़ करें जिसके पास इसका लाइसेंस ना हो, तो फिर वो क्या करे? उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपका चालान कर देता हूँ, पर्ची फाड़ के, तो ये आप ले जाएँ और जुर्माना जमा करवा दें। तो मैं ऐसे ही माँग रहा था। मैंने कहा मुझसे गलती हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा गलती हो गई थी तो चले जाते। उसने बगैर मुझसे पूछे कॉपी निकाली और चालान कर दिया, और चालान भी बड़ा सख्त, 12 आने जुर्माना। मैंने ले ली पर्ची। मैंने कहा मैं इसको लेकर क्या करूँ? उसने कहा आपने किसी भी करीबी डाहाने में मनी ऑर्डर की खिड़की पर जमा करवा दें। बस वहाँ कचहरी नहीं जाना पड़ता, धक्के नहीं खाना पड़ते, बस आपका जुर्माना अदा हो गया। आप डाहाने में देंगे तो बस। मैं जब चालान करवा के घर आ गया, तो मैंने अपनी लैंड लेडी से कहा कि मेरा चालान हो गया है। कहने लगी आपका? मैंने कहा मैं क्या करूं? अब उनको ऐसे लगा कि हमारे घर में जैसे एक बड़ा मुजरिम रहता है, और उसने अपनी बेटी को बताया कि प्रोफेसर का चालान हो गया है। बूढ़ी माई थी, उनकी एक सास थी, उसको भी बताया। सारे रोते हुए मेरे पास आ गए। मैं बड़ा डरा कि या अल्लाह, ये क्या? कहने लगे तू शरीफ आदमी लगता है, अच्छे खानदान का, अच्छे घर का लगता है। हमने तुझे ये किराए पर एक कमरा भी दिया हुआ है, लेकिन तू तो वैसा नहीं निकला। खैर, घर खाली करने को तो नहीं कहा। जो बूढ़ी माई थी, उनकी सास, उसने कहा वो तो गया है बरखुरदार चालान, लेकिन किसी से जिक्र ना करना, पहरेदारी का मामला है। अगर उनको पता चल गया कि उसका चालान हो गया है, तो बड़ी रुसवाई होगी, लोगों को पता चलेगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं पता नहीं लगने दूंगा। मेरी लावाली तबीयत, 26 साल की उम्र थी। चालान जेब में डाला और निकल गया दोस्तों से मिलने। अगले दिन मुझे जमा करवाना था, भूल गया और फिर सारा दिन गुजर गया। उससे अगले दिन मुझे असूलन जमा करवा देना चाहिए था, तो मैंने कपड़े बदले तो उसमें पुराने कोट में रह गया। शाम के वक्त मुझे एक तार मिला कि मोहतरम जनाब प्रोफेसर साहब, फलां फलां मुकाम पर, फलां फलां चौराहे पर आपका चालान कर दिया गया था। फलां सिपाही ने, ये नंबर है आपके चालान का, आपने अभी तक कहीं भी चालान के पैसे जमा नहीं कराए। ये बड़ी हुक्म है, मेहरबानी फरमा कर इसे जमा करवा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तकरीबन 21 रुपए का तार था। मैंने सारे लफ्ज गिने। मुझसे ये कुताही हुई कि मैं फिर भूल गया और उनका फिर एक तार आया। अगर अब भी आप रकम जमा नहीं करवाएंगे, तो फिर हमें अफसोस है कि कोर्ट में पेश कर देना पड़ेगा। मुझसे कुताही हुई नहीं जा सका। तब मुझे कोर्ट से एक समन आ गया कि फलां तारीख को अदालत में पेश हो जाए, और ये जो आपने हुक्म अदूली की है, कानून तोड़ा है, और इसके बारे में आपसे पूरा इंसाफ किया जाएगा। उनकी बोली चूंकि रोमन लॉ वहीं से चला है, तो बड़ी तफसील के साथ अब मैं डरा, मेरी सिटी गुम हुई, परेशान हुआ कि अब मैं दियारे गैर में हूँ, कोई मेरा हामी और नासिर मददगार नहीं है। मैं किसको अपना वाली बनाऊंगा? मेरा डॉक्टर था, डॉक्टर बल्दी उसका नाम था, नौजवान था। मैंने उससे कहा मुझे वकील कर दो। उसने कहा मेरा एक दोस्त है, उसके पास चलते हैं। उसके पास गए। उसने कहा ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा अगर मैं गया अदालत में, बेहतर यही है प्रोफेसर साहब खुद जाए और जाकर खुद फेस करें। अदालत की खिदमत में ये अर्ज करें कि मैं चौंके इस कानून को ठीक तरह से नहीं जानता था, मैं यहाँ पर एक गैर मुल्की हूँ, तो मुझे माफ़ी दी जाए। मैं ऐसा ऐसा आइंदा नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है। चुनाचे मैं डरता डरता चला गया। अगर आपको रूम जाने का इत्तेफाक हो, पैलेस ऑफ द जस्टिस में वो रोमन ज़माने का बहुत बड़ा वसी और रीज़ है, उसे तलाश करते करते हम अपने जज साहब के कमरे में पहुंचे, तो वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। मुझे तरतीब के साथ बुलाया गया, तो मैं चला गया। अब बिल्कुल मेरे बदन में रूह नहीं, और मैं खौफजदा हूँ, और कामने की भी मुझ में जुराहत नहीं, इसलिए कि तशन्नुद जैसी कफियत हो गई थी। उन्हें हुक्म दिया कि आप खड़े हूँ इस कटारे के अंदर। अब अदालत ने मुझसे पूछा कि आपका चालान हुआ था, और आपके को ये हुक्म दिया गया था कि आप ये 12 आने डाकखाने में जमा करवाएं, क्यों नहीं करवाए? मैंने कहा जी मुझसे कुताही हुई, मुझे करवाने चाहिए थे, लेकिन मैं। उसने कहा कितना वक्त अमले का ज़ाया हुआ, कितना पुलिस का हुआ, अब जस्टिस अदालत का हो रहा है,
اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا، ہم اس کے بارے میں آپ کو کڑی سزا دیں گے۔ میں نے کہا میں یہاں پر ایک فارنر ہوں، پردیسی ہوں، جیسے ہمارا بہانہ ہوتا ہے، میں کچھ زیادہ آداب نہیں سمجھتا، قانون سے میں واقف نہیں ہوں، تو میرے پر مہربانی فرمائیں۔ انہوں نے کہا آپ زبان تو ٹھیک ٹھاک بولتے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں چپ کر کے کھڑا رہا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ عدالت آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ پیشہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں ایک ٹیچر ہوں، پروفیسر ہوں روم یونیورسٹی میں۔ تو وہ جج صاحب کرسی کو سائڈ پر کھڑے کر کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اعلان کیا کہ ٹیچر ان دا کورٹ۔ جیسے ہی اعلان کیا جاتا وہ سارے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، منشی، تھانے دار، عملہ، جتنے بھی تھے، اور انہوں نے حکم دیا کہ چیئر شوڈ بی براڈ فار دا ٹیچر، ٹیچر ہیز کم ٹو دا کورٹ۔ اب وہ کٹہرا چھوٹا سا، میں اس کو پکڑ کر کھڑا ہوں، وہ کرسی لے آئے، حکم ہوا کہ تو ٹیچر ہے، کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو پھر اس نے ایک بانی پڑھنی شروع کی۔ جج نے کہا اے معزز استاد، اے دنیا کو علم عطا کرنے والے استاد، اے محترم ترین انسان، اے محترم انسانیت، آپ نے ہی آپ ہم کو عدالت کا اور عدل کا حکم دیا ہے، اور آپ ہی نے ہم کو علم پڑھایا ہے، اور آپ ہی کی بدولت ہم اس جگہ پر برجمان ہیں، اس لیے ہم آپ کے فرمان کے مطابق مجبور ہیں۔ عدالت نے جو ضابطہ قائم کیا ہے اس کے تحت آپ کو چیک کریں، باوجود اس کے کہ ہمیں اس بات کی شرمندگی ہے اور ہم بے حد افسردہ ہیں، اور ہم ایک استاد کو جس سے محترم کوئی نہیں ہوتا اپنی عدالت میں ٹرائل کر رہے ہیں، اور یہ کسی بھی جج کے لیے انتہائی تکلیف دہ موقع ہے کہ کورٹ میں کٹہرے میں ایک استاد مکرم ہو اور اس سے ٹرائل کیا جائے۔ اب میں شرمندہ اپنی جگہ پر، یا اللہ یہ کیا شروع ہو رہا ہے؟ میں نے کہا حضور، جو بھی آپ کا قانون ہے، علم یا جیسے کیسے بھی آپ کا ضابطہ ہے، اس کے مطابق کریں، میں حاضر ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہم نہایت شرمندگی کے ساتھ اور نہایت دکھ کے ساتھ اور گہرے الم کے ساتھ آپ کو ڈبل جرمانہ کرتے ہیں، 1.5 روپیہ ہو گیا۔ اب جب بھی اٹھ کے اس کرسی میں سے، اس کٹہرے میں سے نکل کر شرمندہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ جو جج اس کا عملہ تھا، اس کے مرشی تھے، وہ سارے میرے پیچھے پیچھے ٹیچر ان دا کورٹ کہے جا رہے تھے کہ ہم احتراماً فائقہ کے ساتھ آپ کو رخصت کرتے ہیں۔ میں کہوں میری جان چھوڑیں، یہ باہر نکل کر میرے ساتھ کیا کریں گے؟ آگے تک میری موٹر تک مجھے چھوڑ کر آئے، جب تک کہ وہاں سے سٹارٹ نہیں ہو گیا، وہ عملہ وہاں سے پر ایسے ہی کھڑا تھا۔ اب میں لوٹ کے آیا تو میں سمجھا یا اللہ، میں بڑا معزز آدمی ہوں، اور محلے والوں کو بھی آ کر بتایا کہ میں ایسے گیا تھا، وہ وہاں پر یہ ہوا۔ وہ بھی جناب، وہ میری جو لینڈ لیڈی تھی، وہ بھی بڑی خوشی کے ساتھ محلے میں چوڑی ہو کے گھوم رہی تھی کہ دیکھو ہمارا یہ ٹیچر گیا، وہ کورٹ نے اتنی عزت کی، اس کی عزت افزائی ہوئی، تو میں یہ سمجھا کہ اس کے ساتھ ساتھ میری تنخواہ میں بھی اضافہ ہو گیا۔ دیسی آدمی جو ہے نا، وہ چاہے ٹیچر بھی ہو، وہ گریڈ کا ضرور سوچے گا، کتنی بھی آپ عزت دے دیں، کتنا بھی احترام دے دیں، وہ پھر بھی ضرور سوچے گا کہ مجھے کہیں سے 4 پیسے بھی ملیں گے کہ نہیں۔ میں نے اپنے ریئیکٹر سے پوچھا، اس نے کہا نہیں، تنخواہ یہاں پر پروفیسر کی اتنی ہی ہے جتنی تمہارے پاکستان میں ہے، وہ کوئی مالی طور پر اتنے بڑے نہیں ہیں، لیکن عزت کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں، رتبہ ان کا بہت زیادہ ہے۔ اور کوئی شخص یا کوئی بیوروکریٹ ہو یا کوئی جج ہو، آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، یہاں کا تاجر ہو، یہاں کا فیوڈل لارڈ ہو، استاد کے رتبے کے پیچھے اس طرح چلتا ہے جیسے روم کے دنوں میں غلام اپنے آقا کے پیچھے چلتے تھے۔ مالی طور پر وہ بھی بیچارے ہیں، یہی ان کا کمال ہے کہ مالی طور پر کم تر ہیں لیکن رتبے کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں۔ جیسے سقراط جو تھا، وہ اپنے کھنڈروں میں اور فوم میں کھڑے ہو کے ننگے پاؤں بات کرتا تھا، لیکن اس کا احترام تھا، وہ کوئی امیر آدمی نہیں تھا۔ باس کہا کرتا تھا یو ہیو چینج یور پروفیشن فار اے ہینڈ فل سلور۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔